हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल हमने पीजीबीपी लास्ट में जो लेक्चर किया था वो हमने पीजीबीपी का कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चन। दैट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट स्टिल हमने जो जो रेलेवेंट लगता है मुझे वो मैंने टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल गेन। जी हाँ, हम स्टार्ट करेंगे आज कैपिटल गेन। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। बट यस, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो मैंने आपको पेपर 2 के रिगार्डिंग पूछा था। डोंट वरी, हम पेपर 2 स्टार्ट करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करवा दूंगी, बट बता दूंगी कि डेट्स क्या हैं। तो आई विल प्रोबेबली स्टार्टेड बाय या तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन एनी ऑफ द डे इन बिटवीन। यहाँ से मैं स्टार्ट आपको करवा दूंगी। आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं अपना कैपिटल गेन। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, कैपिटल गेन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्वेश्चन आ जाता है बट इजी आता है क्वेश्चन, डोंट वरी। चलिए देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 45। जिस सेक्शन के अंडर आप कैपिटल गेन लगा सकते हो वो है सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है, कैपिटल गेन कैसे लगता है? वो कहता है कि एक कैपिटल एसेट होनी जरूरी है। कैपिटल एसेट होगी, आप उसको ट्रांसफर करोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तभी तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज होगा। कैपिटल गेन, ध्यान रखिए, जो कैपिटल गेन वर्ड है इट इंक्लूड्स कैपिटल लॉस ऑल्सो, कैपिटल गेन और लॉस। ठीक है, सेक्शन 45 क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, एक कैपिटल एसेट होना जरूरी है और उस एसेट को ट्रांसफर करना जरूरी है, क्योंकि आपने ट्रांसफर नहीं किया तो प्रॉफिट या गेन या लॉस कैसे आएगा। तो कैपिटल एसेट होना जरूरी है और उस एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए कि पहली बात तो कैपिटल एसेट होती क्या है, सेकंड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि ट्रांसफर क्या होता है। कैपिटल एसेट क्या होती है और ट्रांसफर का मीनिंग क्या है कैपिटल एसेट पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैपिटल एसेट क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड का मतलब इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी इमूवेबल, इट कैन बी इंटेंजिबल, इट कैन बी टेंजिबल ऑल्सो। ध्यान रखिए, कैपिटल एसेट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं हमें पता होगा तो हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो कैपिटल एसेट पे आएगा। चलिए, कैपिटल एसेट पे आएगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल एसेट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इनटेंजिबल है। हेल्ड बाय एसएससी, कोई ऐसी एसएससी जो ऐसी एसेट, कैपिटल एसेट एनी काइंड जो एसएससी ने हेल्ड की हुई थी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर, क्या वो पर्सनल होती है बिजनेस, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन में हो, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में हो, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन में हो, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में हो। बिजनेस प्रोफेशन में होगा मतलब जिसको आप इन इंडियस फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, पीपीई बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो मतलब आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई आपके पास बंगलो पड़ा है, वो आप सेल करोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एसेट है वो, तभी वो ट्रांसफर करोगे तो उस पर क्या आएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। ध्यान रखिए, हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 45 क्या बोल रहा है, एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए और उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो कैपिटल एसेट क्या और ट्रांसफर क्या, कैपिटल एसेट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन में हो, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में हो। ठीक है, लेकिन लेकिन वो कह रहे हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मोटा मोटा एसेट, कैपिटल एसेट क्या है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होंगी, चाहे वो ऊपर वाले डेफिनेशन में कवर हो रही हो, चाहे वो ऊपर वाली डेफिनेशन में कवर हो रही हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंक्लूड हो रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सक्लूजन क्या है। ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, इंक्लूजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सक्लूजन क्या है। इंक्लूजन तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट एक्सक्लूजन आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंक्लूजन। देखिए, सबसे पहली बात, इट डज नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूड क्या करता है ये, स्टॉक इन ट्रेड। अब एक बात बताओ, स्टॉक इन ट्रेड, मैं अगर गाड़ी का बिजनेस करती हूँ, अगर मैंने आपको बोला कि मैं बिल्डिंग बेच रही हूँ, ठीक है, बिल्डिंग अगर मैं बेचूंगी तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगी, बट
इन केस डीएलएफ के केस में लगा लो, एनी और बिल्डर लगा लो, अगर मैं बिल्डर हूं तो मेरे पास अगर वो एसेट है, क्या वो एसेट मेरे पास एज एन एसेट है? नहीं, दैट इज फॉर माई सेल और परचेज के लिए है, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक हमेशा किससे रिलेट करता है? बिजनेस से रिलेट करता है। तो क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड ऑलवेज गो इनटू द बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्या हट गया? स्टॉक हट गया। अब हो सकता है जो बंदा गाड़ियां बना रहा है, टाटा के लिए क्या होगा, हुंडई के लिए क्या होगा, उनके लिए गाड़ी स्टॉक हो जाएगी, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा जिसने गाड़ी रखी हुई है, उसके लिए गाड़ी एक कैपिटल एसेट हो जाएगी। मेरे लिए कैपिटल एसेट है ना, एक प्रॉपर्टी है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होगी ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मेरे लिए तो वो प्रॉपर्टी है मेरी, तो मेरे लिए गाड़ी भी मेरी एसेट है। बट एट द सेम टाइम जो कमर्शियल व्हीकल्स की कंपनीज हैं उनके लिए कमर्शियल व्हीकल स्टॉक्स हो गए, है ना। तो स्टॉक ऑलवेज कहाँ डील होता है? स्टॉक ऑलवेज डेल्ट इन द, ऑलवेज डील इन द, किसमें? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। स्टॉक हमेशा कहाँ जाता है? बिजनेस और प्रोफेशन में जाता है। उसके बाद पहला हमने क्या पढ़ा? स्टॉक कभी भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। स्टॉक कभी भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, मेरे पास एक चीज क्या है, दो चीजें देखिए, एक है मेरे पास कार, एक है मेरे पास बिल्डिंग। अब दोनों में से मूवेबल कौन सा हुआ? ये इमूवेबल की बात नहीं कर रहा है, मतलब इमूवेबल तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आने वाला है जी, इमूवेबल तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आने वाला है। बट जो मूवेबल है, जैसे कार हो गया, मेरे पास और भी कुछ चीजें होगी, कार हो गई जैसे, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सनल मेरी है, मूवेबल है, दो चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज मूवेबल। अगर वो पर्सनल भी है और वो मूवेबल भी है तो क्या होगा? वो हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दी गई है। बट ध्यान रखिए, एक्सक्लूड तो करा है, उसमें से भी कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दिए हैं। एक्सक्लूड तो करा है पर कुछ चीजों को छोड़ के एक्सक्लूड करा है। एक्सक्लूड में से भी एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड, माइनस माइनस प्लस करते थे ना, तो एक्सक्लूड में से भी एक्सक्लूड का मतलब इंक्लूड, मतलब पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड तो कर दी गई है, सारी एक्सक्लूड नहीं गई है। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड तो की है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, पर सारी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड नहीं किया है। वो कौन कौन सी है? आप इसका ये वर्ड याद रख लो, जड़पास। जड़पास जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी चाहे आपकी पर्सनल है, आपने घर पे रखी है, तो भी वो पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट स्टिल वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्सेप्शन में दी हुई है। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्सेप्शन में गिवन है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं आर्कियोलॉजिकल, वो भी कैपिटल एसेट माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि वो एक्सक्लूजन में से भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। उसके बाद ड्राइंग्स मानी जाएंगी, पेंटिंग, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स होती है ना, बड़ी बड़ी वर्क ऑफ आर्ट, वो बिकते हैं एज एन कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए वो एसेट मानी चाहिए। उसके बाद स्कल्पचर्स, मूर्तिज वगैरह होगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग उसमें, तो वो भी मानी जाएंगी। हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 45 क्या कहता है? कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दो होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली उस पर गेन या लॉस आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कैपिटल एसेट होता क्या है? कैपिटल एसेट का मतलब है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी ने हेल्ड की है, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इनटेंजिबल है, बट उसमें से कुछ चीजों को हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? स्टॉक इन ट्रेड को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड कहाँ जाता है? स्टॉक इन ट्रेड ऑलवेज डेल्ट इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए तीनों वर्ड, पर्सनल होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। कार है मेरी, पर्सनल भी है, तो वो हट जाएगी। बट इनकेस वही कार अगर टाटा मोटर्स के लिए देखी जाए तो उनके लिए क्या हो जाएगी? वो उनके लिए वो होने वाली है, क्या होने वाली है उनके लिए? वो स्टॉक होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में उनके चला जाएगा। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड है। पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी, बट कुछ ऐसी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हैं जिनको कैपिटल एसेट में इंक्लूड किया जाएगा। वो क्या है?
नंबर 1 ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स, ये चीजें हैं। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, प्लीज ध्यान दीजिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, दोनों चीजों पे, एक तो रूरल पे भी ध्यान दीजिए और एग्रीकल्चर, रूरल तो है ही है। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई अर्बन सिटी में लैंड है, अर्बन में तो कोई भी हो, अर्बन में, अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में कोई भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल है चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरल है, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एसेट। बट इन केस रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी कैपिटल एसेट है। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए, रूरल भी प्लस एग्रीकल्चर भी। बट आउटसाइड इंडिया तो कोई भी हो वो हमारे लिए कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ध्यान रखिए, रूरल भी, इसमें वर्ड्स का बहुत खेल है। मैं फिर से बता दूं, जो कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन चैप्टर है, इसमें वर्ड्स का खेल है सारा का सारा। चैप्टर इजी लगेगा अगर आप एक एक वर्ड पे ध्यान दोगे, क्योंकि वो वर्ड्स पे घुमाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, अर्बन एरिया में कोई भी लैंड हो, चाहे वो रूरल है, चाहे अर्बन एरिया में, चाहे वो एग्रीकल्चरल है, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरल है, एट द सेम टाइम रूरल एरिया में ओनली एग्रीकल्चर वाली कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया कोई भी लैंड हो हमारे लिए वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसके बाद गोल्ड बॉन्ड, ये दो टाइप से दे रखे हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट आप ये याद रखिए कि गोल्ड बॉन्ड भी इंक्लूड कैपिटल एसेट में नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए, ये अभी मैं चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी कल, तो चार्ट में सारा मैंने डिटेल में एज अ बेयर लैंग्वेज लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद एनी सिक्योरिटी, ध्यान रखिए, सिक्योरिटी डिबेंचर हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो, कौन हेल्ड कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हेल्ड कर रहा है। एनी सिक्योरिटी, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड की हुई है इंडिया में, कोई भी सिक्योरिटी, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। वो मूवेबल है, वो इमूवेबल है, वो सिक्योरिटी है, वो गोल्ड, वो बॉन्ड्स है, वो कुछ भी है, डिबेंचर है, शेयर्स है, एनीथिंग, एनीथिंग मींस एनीथिंग, क्योंकि उसने बोला है एनी प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला है, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय, सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो किसका पार्ट बन जाएगी, वो पार्ट बन जाएगी, किसका बनेगी वो पार्ट, जी हाँ, वो पार्ट बनेगी कैपिटल एसेट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद सबसे पहले ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्या होता है कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज शॉर्ट टर्म, वन इज लॉन्ग टर्म। व्हाई वी आर डूइंग सो, टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो रहा है क्योंकि इनके रेट्स में फर्क है। टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के रेट्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म के रेट्स अलग हैं। ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म के रेट्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म के रेट्स अलग हैं, इसलिए इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। अब कैसे डिवाइड किया जाए, कितनी कैपिटल एसेट है, चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड किया जाए। सबसे पहली बात, यहाँ आ जाइए, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। लिस्टेड होना चाहिए सबसे पहले, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। शेयर्स भी हो सकते हैं वो, सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी भी हो सकता है वो, बॉन्ड भी हो सकता है। शेयर एंड सिक्योरिटी दोनों की बात हो रही है, मैं अभी बताऊंगी जहां पे कंफ्यूजन आएगी, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। शेयर्स की बात भी हो रही है, सिक्योरिटीज की बात भी हो रही है। अगर वो लिस्टेड है और वो अप टू 1 ईयर मतलब अप टू 12 मंथ्स तक रखी है, अप टू 12 मतलब मैंने खरीदी थी 1/4/19 को, मैंने क्या किया, मैंने 31 दिसंबर 19 को ही वो सेल कर दी, तो अप टू इक्वल टू 12 मंथ्स है ना। अगर वो 12 मंथ्स तक रखी है तो वो शॉर्ट टर्म, अगर वो मोर देन 12 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म। बट इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। प्लीज ध्यान दीजिए, अभी गड़बड़ कहाँ आएगी मैं आपको बताऊंगी, कंफ्यूजन बच्चे कहाँ करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता के चल रही हूँ, मार्क एरिया आपको कौन से रखने हैं जहां पे कंफ्यूजन होगी और मिस्टेक 99% बच्चे जहां
चांस है मिस्टेक करने का। जो मिस्टेक करते हैं वो उन्हीं एरिया में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी वही पॉइंट्स बता के चल रही हूँ। तो जो मैं पॉइंट्स आपको एज अ प्रोटेक्टिव पॉइंट बता रही हूँ, आप प्लीज उसको अपनी बुक में कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज देखो सेम रहने वाली है। आप मेरे नोट से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लैंग्वेज आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जस्ट मार्क दैट, इंपॉर्टेंट, रेड मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। देखिए, लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी, उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जिनको फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है। मान लो मैंने 90 पे इशू किया और 100 पे उसको रिडीम कर दिया, तो ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट का फॉर्म कैसे होता है? ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू इंटरेस्ट मिल जाता है, क्योंकि 10 रुपीज क्या है, इसमें इंटरेस्ट ही तो है। आपने मार्केट से लिए 90, उनको दे आप 100 पे, वो इंटरेस्ट का पॉइंट हो गया, लेकिन वो इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए इक्विटी ओरिएंटेड के, है ना। इक्विटी ओरिएंटेड फंड की कोई यूनिट्स होगी, या फिर यूटीआई की यूनिट्स होगी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। ध्यान रखिए, मैंने कितने पॉइंट्स बताए? 3 पॉइंट्स। नंबर 1 बाय हार्ट लर्न करने हैं आपको। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मैं लिस्टेड की बात कर रही हूँ, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और क्या था? यूटीआई की यूनिट्स जी। अब ये 3 आइटम्स कौन सी थी? ये 3 आइटम्स थी। अगर आप अप टू 12 मंथ्स इनको रखोगे, अप टू 12 मंथ्स रखोगे, तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। बट इन केस आप इसको मोर देन 12 मंथ्स रखोगे, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। मोर देन 12 मंथ्स रखोगे तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, जी हाँ। उसके बाद चलिए, उसके बाद 2 आइटम्स ऐसी हैं, अभी मिस्टेक का एरिया आने वाला है। 2 आइटम्स ऐसी हैं जो 24 मंथ्स के हिसाब से डिवाइडेड हैं। 2 आइटम, सबसे पहले अनलिस्टेड शेयर्स। मैंने क्यों बोला वर्ड्स को पकड़ो, मैंने क्यों बोला वर्ड्स को पकड़ो? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, अनलिस्टेड की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? शेयर्स की बात हो रही है। अगर आप एक बात बताओ, चलिए इसी पे एक इलस्ट्रेशन करते हैं। देखिए, मेरे पास एक है, दैट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर। तो किसके हिसाब से क्राइटेरिया देखेंगे? 12 मंथ्स के हिसाब से। किसके हिसाब से क्राइटेरिया देखेंगे? 12 मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद मैं अगर कह रही हूं अनलिस्टेड डिबेंचर पे आ जाओ। लिस्टेड डिबेंचर किसके हिसाब से देखेंगे? वो देखेंगे 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है लिस्टेड शेयर्स के साथ साथ सिक्योरिटीज भी बोला है, शेयर्स के साथ साथ सिक्योरिटीज भी बोला है। तो लिस्टेड डिबेंचर है, वो भी 12 मंथ्स, वो भी 12 मंथ्स। उसके बाद अनलिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी क्या हो जाएगा? अनलिस्टेड इक्विटी 24 मंथ्स का क्राइटेरिया। अनलिस्टेड इक्विटी जब मैंने खरीदा और जब मैंने बेचा, उन दोनों के बीच का पीरियड। ध्यान रखिए, परचेज की डेट को भी इंक्लूड करना होता है इसमें, सेल की डेट को भी इंक्लूड करना होता है। अगर वो 20 अप टू 24 मंथ्स है, तो वो क्या हो जाएगा? वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बट अगर अनलिस्टेड डिबेंचर है, आप बताइए अनलिस्टेड डिबेंचर कहाँ आएगा? क्या इस कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं टीवी सीरियल की तरह रिपीट कर रही हूँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन बिहाइंड दिस इज, उन्होंने क्या लिखा है? लिखा है अनलिस्टेड शेयर्स। क्या लिखा है? अनलिस्टेड शेयर्स, बिल्कुल। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आ गई तो वो रेजिडुअल कैटेगरी में चली जाएगी। अनलिस्टेड सिक्योरिटी रेजिडुअल कैटेगरी में चल जाएगी। अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी 24 मंथ्स के हिसाब से देखी जाएगी, बिल्डिंग भी 24 मंथ्स के हिसाब से देखी जाएगी। तब ध्यान रखिए, बाकी कोई भी चीज बच गया, उसका क्राइटेरिया 36 मंथ्स है, उसका क्राइटेरिया 36 मंथ्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द पॉइंट जहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। वहां था लिस्टेड के साथ शेयर्स भी था, सिक्योरिटीज भी था। यहाँ पे क्या है? अनलिस्टेड के साथ ओनली शेयर्स है, मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कहाँ चली जाएंगी? यहाँ आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट मैक्सिमम गड़बड़ी का पॉइंट है। तो मैंने आपको इससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर में बता दिया कि ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हमने क्या पढ़ा था?
सेक्शन 45 क्या कहता है? कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। अब देखिए ट्रांसफर का मीनिंग क्या है। देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या है? अगर आप सेल एक्सचेंज करें तो भी ट्रांसफर है, मतलब आपके हाथ से प्रॉपर्टी चली गई, जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेके किसी को बेच रहे हो वही ट्रांसफर होगा, जी नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल रीड कर लेते हैं एक बार। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट पोजेशन। पार्ट पोजेशन मतलब आपको कुछ मिल गया तो आप ये मान रहे हो कि मेरे हाथ में प्रॉपर्टी है, अभी आपका एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो पार्ट पोजेशन आपकी मान ली जाएगी। उसके बाद कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड, मेरी एक एसेट थी वो जल गई, भुन गई, राख हो गई, तो क्या हुआ उसका? वो खत्म हो गई एसेट, तो मेरी तरफ से एसेट खत्म होने का मतलब मैंने तो ट्रांसफर कर दी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चाहे अगर उसमें से कोई भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है तो वो मेरे लिए एज एन सेल हो जाएगी। अगर कोई मेरी एसेट डिस्ट्रॉय हुई है और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ देने वाला है, अगर नॉर्मल सेल होती तो मेरे पास से प्रॉपर्टी जाती, मेरे पास कुछ बेनिफिट आता, सेम एज प्रॉपर्टी जल गई, भुन गई, राख हो गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे रही है आपको तो वो ट्रांसफर मानी जाएगी। उसके बाद अगर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक में, वहां हमने क्या बोला था पीजीबीपी में, स्टॉक को कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में तो वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉफिट एंड गेन्स में पीजीबीपी में टैक्सेबल होती। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रांसफर नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते तो क्या करते? सेल करते। यहाँ पे भी अगर आप स्टॉक में कन्वर्ट नहीं करते तो मार्केट में बेचते तो कैपिटल गेन और लॉस आता। इसलिए कैपिटल एसेट को जब कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में तो उसको ट्रांसफर माना गया है। उसके बाद कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट पार्टनर ने फर्म को कंट्रीब्यूट किया तो उसके एंड पे ट्रांसफर, फर्म ने पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट किया तो उनके एंड पे, फर्म के एंड पे ट्रांसफर। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट, आपने देखा होगा ना, हाईवेज बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो रोड साइड्स होते हैं वो एक्वायर कर लेती है ना, किसानों से, फार्मर्स से, जो जिनकी भी प्रॉपर्टी होती है उनको पैसे देके खरीद लेती है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अगर गवर्नमेंट कर रही है कैपिटल एसेट का तो क्या हो जाएगा? तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद चलिए इसके बाद आ जाइए, अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो क्या हो जाएगा? वो भी कैपिटल एसेट वो भी सॉरी ट्रांसफर माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 47 है जो डील करता है ऐसी सिचुएशन से जो कि नॉट रिगार्डेड है ट्रांसफर, वो हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, पर मैं अभी आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अमलगमेशन हो गया तो अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दी तो वो ट्रांसफर नहीं मानी जा रही है, वो भी हम डिटेल में उसकी लिस्ट पढ़ेंगे एट लास्ट, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी बन सकता है, अगर बनेगा तो हम एक बार लास्ट में उसको देख लेंगे। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? मैं कह रही हूँ मुझे शॉर्ट टर्म चेक करना है या लॉन्ग टर्म चेक करना है, मेरे पास दो कट ऑफ डेट्स होंगी तभी तो मैं चेक करूंगी 12 मंथ्स के बीच में है कि नहीं है। तो वो टू कट ऑफ डेट्स कौन सी हैं? कट ऑफ डेट्स होती है नॉर्मली परचेज से लेके सेल तक की डेट, लेकिन अगर ऐसे डिस्ट्रॉय हो रही है तो परचेज से लेके डिस्ट्रॉय तक की डेट। तो नॉर्मल केस परचेज की डेट को भी ऐड करना है, सेल की डेट को भी ऐड करना है। रेजिडेंशियल में हम देखते थे ना कि किस किस को ऐड करना है, इसमें भी यही है। जिस दिन आपने परचेज किया वो उस दिन भी आपके पास एसेट रही, जिस दिन आपने सेल किया उस दिन भी एसेट आपके पास ही रही, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं। नॉर्मल केस तो क्या कहता है, एक सेकेंड, नॉर्मल केस क्या कहता है? नॉर्मल केस कहता है जिस दिन परचेज किया अप टू जिस दिन सेल किया वो डेट आप उन दोनों के बीच को, कट ऑफ डेट को बीच का जो पीरियड है आप उसको मानोगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसमें कैलकुलेट करोगे। लेकिन स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहां पे कुछ स्पेशल डेट्स लेनी पड़ेंगी। वो स्पेशल केस क्या है? ये स्पेशल केस क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ये स्पेशल केस क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। अगर कोई कैपिटल एसेट
मैंने कहा अगर अभी हम एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, अभी हम एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को दे दी तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, देखो एक थी ए, एक थी बी, ए ने बी को एक्वायर कर लिया, तो ये एसेट जब यहां गई तो ट्रांसफर नहीं है। बट जब बी एसेट बेच रहा है तो क्या खरीदने वाली डेट को आप परचेज डेट मान सकते हो जब वहां ट्रांसफर नहीं था? इसने ट्रांसफर नहीं किया, इट मीन ये परचेज में ऐड नहीं हुई, ये परचेज में ऐड नहीं हुई, तो क्या जब ये सेल करेगा इसको परचेज डेट मानेगा? नहीं मानेगा। तो जो प्रीवियस ओनर की परचेज डेट है, जो प्रीवियस ओनर की परचेज डेट है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसे अगर गिफ्ट में मिल गया, ए ने बी को गिफ्ट दे दिया, बी आगे सेल कर रहा है, तो ये कब तक मानेगा? ये पर एसेट कब परचेज हुई थी? जब प्रीवियस ओनर ने परचेज करी थी। ध्यान रखिए, प्रीवियस ओनर ने परचेज करी थी। तो क्या हो गया, अगर नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर वाले केस हैं, अगर एसेट ट्रांसफर होने के बाद भी नॉट रिगार्डेड एट ट्रांसफर का केस है, तो क्या होगा? तो अगर नेक्स्ट पर्सन ने एसेट को बेचा है तो वो क्या माना जाएगा? प्रीवियस ओनर ने जब परचेज की उस वहां से परचेज डेट लेगा, और जब उस पर्सन ने सेल की वहां तक सेल डेट लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एसेट डिस्ट्रॉयड। एसेट डिस्ट्रॉयड का केस क्या है? देखिए, अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय होगी, मैंने 1718 को एसेट लिया, ठीक है, और 1718 को वो एसेट में डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे कब पैसा दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम देने में टाइम लगाएगी। इंश्योरेंस कंपनी तो 2021-22 में पैसा देगी मुझे। तो क्या हम बैठे रहेंगे कि सेल कब हो रही है? नहीं, वो कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी आपको कब भी दे, लेकिन जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ आपकी तरफ से एसेट गई, आपकी तरफ से एसेट गई मतलब वो ट्रांसफर हो गई। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपको उसके बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा, जिस दिन आपने खरीदी अप टू जिस दिन आपने सेल की वहां तक वो एसेट सेल मानी जाएगी। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। हमने कहा जिस दिन कन्वर्ट किया, बिके वो जब मर्जी, जिस दिन कन्वर्ट कर दिया एसेट हमारे पास से हेड चेंज हो गया। जैसे ही कैपिटल एसेट को मैंने स्टॉक में डाला, वो बिकने के लिए वहां रखी गई है, तो मेरे पास अब कैपिटल एसेट की तरह वो यूज में नहीं है, इसलिए ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो ट्रांसफर मानी जाएगी। उसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट एक्वायर तो कर लेती है बट पैसे बहुत बाद में देती है। तो क्या होगा, जिस दिन आपके पास से एसेट गई उस दिन आपके पास से ट्रांसफर हो गई। उसके बाद शेयर्स इन ए कंपनी इन द लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन पे कंपनी शेयर बांट रही है। ए कंपनी थी, ए ने लिक्विडेशन पे शेयर बांटे किसी शेयर होल्डर नंबर नाम बी को लिक्विडेशन की डेट पे बांटे। अब वो पर्सन कब मर्जी बेचे, कंपनी के हाथ से शेयर गए मतलब ट्रांसफर हो गए, मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आपको दिख रहा है शेयर जा चुके हैं, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आपको दिख रहा है एसेट का होल्ड आपसे अब उस हेड से निकल के जा चुका है, तो वो उस दिन ट्रांसफर मान ली जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ये टेबल के अलावा कुछ भी, जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में कहा था ना, ये पूरी स्टेटमेंट लर्न कर लो। सेम एज ये स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है, ये स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, हमने कहा टू टाइप्स की कैपिटल गेन है। फर्क क्या है, कैसे निकलेगा? एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब या तो सेल कंसिडरेशन जितना मिला है या फिर जो मार्केट में जितना उसका कंसिडरेशन आपको मिल सकता था वो आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू में से। उसमें से लेस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ओनली ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अगर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया है वो लेस नहीं होगा क्योंकि दैट इज नॉट ट्रांसफर एक्सपेंस।
ट्रांसफर एक्सपेंस का मतलब है बायर को लोकेट करने के लिए, बाहर तक कोई एसेट पहुंचाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं होंगे। बट ध्यान रखिए मैंने आपको पीजीपीपी में पढ़ाया था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा था, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड हो जाएगा अगर वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, अगर वो एसेट एज अ स्टॉक इन ट्रेड है। बट अगर वो एसेट एज अ कैपिटल एसेट है तो ट्रांसफर के एक्सपेंसेस लेस नहीं होने वाले हैं। उसके बाद एक बात बताओ, मेरा क्या आ गया, नेट सेल आ गई, जितना मेरे पास पैसा आया उसमें से मैंने कुछ खर्चा किया, नेट सेल आ गई। नेट सेल में से मेरी कॉस्ट तो खर्चे तो लेस करो जो मैंने एक्वायर किया, जितने में मैंने खरीदा उसको लेस कर दो। हो सकता है मैंने उसको सुधार में, कहते हैं ना कुछ प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा रेनोवेट करा के बेचोगे तो अच्छे रेट पे बिकेगी, तो ये वही चीज है, अगर आपने इंप्रूवमेंट कराई है वो भी लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहां से आएगा निकल के, जो आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड किया है उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी तो अच्छे से लर्न हो जाने वाला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी सेम है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी सेम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या आ गया, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसका पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूं। ये देखिए क्या है, मान लो मैंने एक एसेट 2001 में खरीदी थी, ठीक है, 2001 में मैंने वो 4 लाख में एक बिल्डिंग परचेज करी, आज वो बिल्डिंग 50 लाख में बिक रही है। मान लो उसके पास 1 लाख का ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, कितने बच गई नेट सेल कंसिडरेशन, 49 लाख। अब मैं अगर इसमें से डायरेक्टली 4 लाख लेस कर दूं तो क्या आप 45 लाख का प्रॉफिट मानने को तैयार हो जाओगे, नहीं होगे, क्यों, क्योंकि आप कहोगे मुझे सर मैम अगर यही एसेट में आज खरीदती तो ये एसेट 4 लाख में नहीं मिलती, ये तो उस टाइम सस्ते वाला टाइम था, चीप टाइम चल रहा था, चीजें सस्ते में मिल जाती थी इसलिए 4 लाख में मुझे मिल गई, चीजें मुझे सस्ते में मिलती थी इसलिए मुझे वो एसेट 4 लाख में मिल गई। आज अगर आप इसको खरीदने जाओगे इसकी वैल्यू 4 लाख नहीं है, अगर परचेज करने जाओगे तो 4 लाख वैल्यू नहीं है। तो क्या डिसाइड हुआ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को महंगाई के हिसाब से आज का रेट निकाला जाए, मतलब अगर आज के हिसाब से महंगाई उस टाइम में होती तो उसका क्या रेट बनता, या उसके लिए क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडेक्स आपको होगा, इंडेक्स आज का ट्रांसफर वाला इंडेक्स डिवाइड बाय परचेज वाला इंडेक्स, ये आपका आ जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो तभी करेंगे जब लॉन्ग टर्म वाली एसेट है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स करना नहीं है। ध्यान दीजिए, इंडेक्स अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, बस अब आप अभी इतना समझो। तो मैं क्यों इंडेक्स वाली कॉस्ट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि महंगाई के हिसाब से अगर उसी टाइम में आज की जितनी महंगाई होती तो मैं कितने में खरीद पाती। दूसरा आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ध्यान रखिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कभी चेक नहीं करना है इंप्रूवमेंट मैंने शॉर्ट टर्म होगी कि लॉन्ग टर्म, नहीं, जस्ट आपकी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है एक बार तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना जरूरी हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल वाली वैल्यू माइनस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, माइनस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, फिर अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव आई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी मैं आपको एक ये टॉपिक और समझाने वाली हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात, हमने कहा हमने इंडेक्स करना है, हमने क्या करना है, इंडेक्स करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इंडेक्स नहीं करना है, जहां पे इंडेक्स नहीं करना है।
वो क्या है? बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में इंडेक्स नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। रीजन क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर अपनी फेयर वैल्यू पे ही दिख रहे होते हैं। इंडेक्स करने का मतलब क्या होता है? उसको आज की वैल्यू पे ले आओ। तो बॉन्ड और डिबेंचर ये माना जाता है जनरली फेयर वैल्यू पे ही शो हो रहे होते हैं। फेयर वैल्यू पे जितनी है वो उतना ही दिख रहे होते हैं। तो बॉन्ड और डिबेंचर को इंडेक्स नहीं करना, बट बॉन्ड ऑफ डिबेंचर को इंडेक्स, कौन से बॉन्ड ऑफ डिबेंचर को इंडेक्स करना है? अगर वो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है, देखो जिनका नाम ही कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है उनको तो इंडेक्स करना पड़ेगा। सोवरेन बॉन्ड है उनको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। सोवरेन बॉन्ड है उनको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बॉन्ड और डिबेंचर को इंडेक्स नहीं करना है, बट दो वाले को करना है। कैपिटल इंडेक्स नाम में ही क्लियर है, आपको लिखा ही हो जाएगा। कैपिटल इंडेक्स है तो इंडेक्स करना है। सोवरेन बॉन्ड है उसको इंडेक्स नहीं करना है। उसके बाद स्लम सेल, हम आगे पढ़ने वाले हैं। अंडरटेकिंग को एज अ होल बेच दिया, एक एक एसेट को नहीं बेचा, पूरी अंडरटेकिंग को बेच दिया, उसको बोलते हैं स्लम सेल। उसके केस में भी इंडेक्स नहीं करना है। फिर डेप्रिशिएबल एसेट, ध्यान रखिए, स्टार मार्क कीजिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ पीजीबीपी तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पीजीबीपी में बोला था अगर कोई डेप्रिशिएट एसेट बिकती है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगी, वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगी। अगर वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म होगी, चाहे वो लंबे पीरियड के लिए हो, तो भी उसमें इंडेक्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। इंडेक्स तो हम लॉन्ग टर्म में करते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए। देखिए, उसके बाद है अगर लैंड और बिल्डिंग का केस है, लैंड और बिल्डिंग का केस है तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? देखो सेल प्राइस तो था ही वहां पे, स्लैश में क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था क्या? चलिए अब हम इसको देखते हैं। अगर आपने लैंड बेच दी, लोग इसमें ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं। एक बात बताओ, स्टैम्प वैल्यू जो है लैंड की वो है 10 लाख, वो है 10 लाख, लेकिन मैंने लैंड बेच दी, मैंने लैंड बेच दी ओनली 5 लाख में। स्टैम्प वैल्यू से कम पे मैं बेचूंगी? सिर्फ मैं तभी कम पे दिखाऊंगी जब मैं कुछ प्लानिंग करी, मुझे कैश में दे देना, ये सब हम कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है आपकी मनमानी नहीं चलेगी। स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिए। स्टैम्प ड्यूटी की अलग बात है, स्टैम्प वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आती है। स्टैम्प ड्यूटी की बात नहीं हो रही, स्टैम्प वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ लैंड। अगर आपको बोल दिया स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख है और वो 10% ऑफ वैल्यू है, तो आपको स्टैम्प वैल्यू निकालनी है डिवाइड बाय 10% करके। ठीक है, स्टैम्प वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों में से जो हाईयर होगा उसको हम मानेंगे ताकि आप प्लानिंग ना कर पाओ। ठीक है, अब सारे लोग कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हमेशा प्लानिंग ही चलेगी, कुछ जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला चलो आपको कुछ छूट देते हैं। वो छूट क्या है? अगर अगर आपकी जो सेल वैल्यू है, अगर आपकी जो सेल वैल्यू है, वो कह रहा है जो स्टैम्प वैल्यू है, जो स्टैम्प वैल्यू है वो सेल वैल्यू के अप टू 10% है। मान लो, देखिए मेरी सेल वैल्यू थी 5 लाख, है ना, अगर स्टैम्प वैल्यू है 5,40,000, तो अब एक बात बताओ, 5,40,000 तो ये क्या 10% है? सेल में अगर मैं 10% ऐड करूं 5,50,000 आता है, ये क्या विद इन दैट है? बिल्कुल है। अगर आपकी जो सेल वैल्यू है अप टू 10% आ रही है तो आप सेल वैल्यू को एक्चुअल मान सकते हो, बट बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस? 10% से ज्यादा डिफरेंस एक्सेप्ट करना नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो क्या होगा? तो क्या होगा? स्टैम्प वैल्यू आपकी सेल वैल्यू बन जाएगी। ये 110% ही है ना? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि 110% ही है। 105 देखते हैं। ठीक है, एक बार परसेंटेज आप देखना। तो मेरा कहने का बेसिक कंसेप्ट समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर अगर जो दोनों के बीच का वेरिएंस है वो अप टू 10% है, ठीक है, तब तो ओके है, हमें चल जाएगा। बट इन केस अगर वो परसेंटेज जो है, अगर वो परसेंटेज जो है मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है कि आपने प्लानिंग की हुई है, तो दोनों में से जो हाइयर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? सेल प्राइस
मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक केस समझाती हूँ। चलो चलिए अब हम देखते हैं एक केस, उसके बाद क्लास फिनिश हो जाएगी आज की। ये केस देखिए क्या है। एक बात बताओ, मैंने 1 जनवरी को किसी पर्सन के साथ अग्रीमेंट किया। मैंने 1 जनवरी 21 को किसी पर्सन के साथ अग्रीमेंट किया। ठीक है, अग्रीमेंट किया। मैंने बोला मैं आपको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच देती हूँ, जिस दिन पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 10 लाख थी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 10 लाख थी। हमने अग्रीमेंट किया, ओके। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी हुई वो जाके हुई 31 मार्च 21 को। तब तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 15 लाख हो चुकी थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एज अ सेलर प्रूफ क्या है कि आपके बीच में डील हुई है, रजिस्ट्रेशन तो प्रूफ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो प्रूफ है। तो गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी, जिस दिन हमारे पास प्रूफ है उस दिन की आपकी एसडीवी हम कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल और एसडीवी से हायर वाला हमने लेना होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं हम ये आपका कंसीडर करेंगे। लेकिन आपके मन में क्या आ रहा होगा, अगर मैं सेलर हूं तो मैं अपनी इनकम को कम से कम दिखाना चाहूंगा। मैं क्या चाहूंगी कि यार 10 लाख दिख जाती तो बड़े मजे आ जाते, क्योंकि 10 लाख में से खर्चा कम होगा तो कम पड़ेगा, 15 लाख में से खर्चा तो सेम माइनस होना है तो मेरा ज्यादा आ जाएगा इनकम। इनकम ज्यादा आएगी तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, ये जेन्युइन भी है ये केस। तो अगर 10 लाख, मुझे तो 10 लाख दिखाने, क्योंकि हमने एग्रीमेंट तो उसी दिन कर लिया था। हमने एग्रीमेंट तो उसी दिन कर लिया था। एज ए सेलर बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिए। एज ए सेलर मैं क्या चाहूंगी, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो कम हो। रीजन, क्योंकि मेरी इनकम कम दिखानी है मुझे। इनकम ज्यादा दिखा के इनकम टैक्स नहीं देना हमने, है ना। तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कम हो। तो गवर्नमेंट कहेगी मैं कैसे मान लूं, गवर्नमेंट कहेगी मैं कैसे मान लूं कि आपने उस दिन पे अग्रीमेंट किया था, कुछ ऐसा था आप लोगों के बीच की आप लोगों ने सेल करनी है। तो क्या बनाया गया, अगर एग्रीमेंट के डेट पे या तो फुल पैसा या फिर पार्ट ऑफ द मनी अदर देन कैश, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, किसी और पेमेंट से लिया जाता है ऑनलाइन मोड से, तो क्या हो जाएगा, तो आपकी एग्रीमेंट की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एज अ सेलर मैं चाह रही हूँ कम वाला एसडीवी हो। क्यों, क्योंकि मुझे अपनी इनकम कम करनी है। ठीक है, इनकम टैक्स मुझे कम देना है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन के डेट पे अगर माना जाएगा, अगर आपके पास उस दिन पे कोई भी पेमेंट कैश में लिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से पेमेंट आ गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि ओके उस दिन की एसडीवी ले लो। बट अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है अदर देन दैट, कोई भी पेमेंट आपने कैश में लिया, वट एवर द रीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट को प्रूफ मान के उस दिन की एसडीवी को, उस दिन की एसडीवी को हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन में लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कैपिटल गेन। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, धीरे धीरे चलिए। तो पेपर 2 का मैं प्रिपरेशन अभी जो भी आपको मुझे करवाना है, मैं हैंड रिटन नोट्स कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बुक से पढ़ाने में मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ऑनलाइन मोड है ना। अगर मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊँ ऑफलाइन मोड में तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। बट ऑनलाइन मोड में यू हैव टू फाइंड आउट द मेथड जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे। तो मैं कनेक्टिविटी बनाने के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करती हूँ। ठीक है, अदरवाइज बुक से करवाना इजी है मेरे लिए भी, बट तो मैं चाह रही हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, है ना, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी। स्टडी इज द ओनली थिंग, जितना आपको दोगे, विद्या जितना आपको दोगे उतना मिलेगी। पढ़ते थे ना छोटे होते, वही चीज है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, इस चैप्टर को अच्छे से, इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। कल हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। दिस चैप्टर विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 4 days। आई एम नॉट कमिटिंग कि कितना, कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ कि कितना लगेगा, पर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट अच्छे से करना है, हमें रिस्क नहीं लेना है। देखिए अगर ये 45-50 मिनट्स की वीडियो बन जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू करिए, पर पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन मुझ पे छोड़ दीजिए। बट मुझ पे कब छोड़ पाओगे, जब आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करोगे। तो आपका काम है सिर्फ वीडियो को देखना, आपके माइंड में डालना मेरा काम है। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, आप जस्ट डेडिकेटेडली क्या करिए, पंक्चुअल बने रहिए,
तो मैं अपना काम प्रॉपर करती रहूंगी। कमिटमेंट दिया है तो मैं करवाऊंगी, कमिटमेंट दिया है तो मैं बिना करवाए नहीं जाने वाली कहीं भी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, इफ यू लाइक इट गिव मी thumbs up, stay connected for more such a kind of videos. Thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए